नमस्कार, मैं डॉक्टर अतुल शाही। आज का टॉपिक है प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड अर्थात समस्या समाधान विधि। शिक्षण की अनेक विधियों में समस्या समाधान विधि का भी अपना एक विशेष स्थान है। इस विधि में तर्क और विचार शक्ति का विशेष प्रयोग किया जाता है। आप सभी को पता है कि हमारे सामने प्रत्येक क्षण कुछ न कुछ समस्याएं आती रहती हैं और उसके समाधान के लिए व्यक्ति तत्पर होता है। समस्या समाधान की तलाश में हम अपने अनुभव, विचार, तर्क, निर्णय इत्यादि का प्रयोग करते हैं। यहाँ मैं आपको बता दूं कि प्रत्येक प्रकार के तर्क से कोई न कोई समस्या सुलझती अवश्य है, पर हर प्रकार की समस्या के लिए तर्क का प्रयोग आवश्यक नहीं होता। कभी कभी कोई समस्याएं प्रयास एवं त्रुटि, जिसे हम ट्राई एंड एरर कहते हैं, द्वारा संयोगवश हल हो ही जाती हैं। ऐसी स्थिति में हमें अपने तर्क और विचार का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। परंतु वास्तविक अर्थों में इस प्रकार की समस्या का समाधान सीमित अर्थों में ही हो पाता है। जहाँ तक शिक्षण के क्षेत्र में समस्या समाधान विधि के प्रयोग का प्रश्न है, इसमें शिक्षकों को ऐसी स्थिति पैदा करनी होती है कि विद्यार्थी अपने तर्क और निर्णय के प्रयोग से समस्या का समुचित समाधान स्वयं निकाले। विद्यार्थियों को इस प्रकार का निर्देश दिया जाता है कि वे प्रत्येक समस्या के समाधान के लिए तर्क संगत निर्णय ले सकें। आइए अब हम बात करते हैं समस्या समाधान के अर्थ की। सीखने में आई हुई रुकावट अथवा उद्देश्य तक पहुंचने में पड़ी किसी बाधा को समस्या कहते हैं। योकम एंड सिम्पसन ने कहा कि जब किसी स्थिति में कोई बाधा उत्पन्न हो जाती है तो काम करने में कठिनाई का अनुभव होता है। यह कठिनाई सदैव प्रस्तुत रहती है। यह विशुद्ध रूप से एक मानसिक अथवा शारीरिक उलझन हो सकती है। इस समस्या की विशेष बात यह होती है कि यह उस व्यक्ति को सीधे प्रभावित करती है जो इसका हल ढूंढने की आवश्यकता समझता है। मानव अपने जीवन के प्रारंभ से ही समस्याओं से रूबरू होने लगता है। धीरे धीरे उसके उत्कर्ष और उम्र के चढ़ाव के साथ ही समस्याएं भी बढ़ती जाती हैं। उसकी शारीरिक स्थिति, बौद्धिक विकास और सामाजिक संबंधों के साथ ही उसके पास बहुमुखी समस्याएं जमा हो जाती हैं और वह निरंतर उन समस्याओं से जूझता रहता है, साथ ही उसके समाधान भी ढूंढने का प्रयास करता है। यह भी सत्य है कि उन समस्याओं के समाधान के साथ ही अपने पर्यावरण पर मनुष्य की पकड़ जबरदस्त होती जाती है, उसका ज्ञान बढ़ता जाता है। इस प्रकार उसे जीवन, संसार, समाज इत्यादि के बारे में अनेक प्रश्नों का उत्तर मिलने लगता है। लेविन महोदय ने भी समस्या समाधान के अर्थ को समझाते हुए कहा, ए प्रॉब्लम सिचुएशन रिप्रेजेंट एन अनस्ट्रक्चर्ड रीजन ऑफ लाइफ स्पेस। अर्थात एक समस्यात्मक स्थिति एक रचनाहीन जीवन स्थान के क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती है। रचनाहीन जीवन स्थान का तात्पर्य यहाँ व्यक्ति के जीवन के उस वातावरण से है जो समस्याओं से घिरा हो और उसका समाधान ढूंढ न पाया हो। जब जीवन का स्थान रचनाबद्ध होता है तो वह सार्थक लगता है, उपयोगी होता है, और इसके विपरीत वह निरर्थक एवं बोझ लगता है। अर्थात उन समस्यात्मक स्थितियों में जिनमें मनुष्य के पास समाधान नहीं होते, जीवन स्थान रचनाहीन लगने लगता है। इसी रचनाहीन जीवन स्थान को रचनाबद्ध करना समस्या समाधान कहलाता है। शिक्षण में तो समस्या समाधान एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से विद्यार्थियों के समक्ष उनके वातावरण से संबंधित अनेक समस्याएं प्रस्तुत की जाती हैं और उन्हें प्रेरणा दी जाती है कि वे अपनी सूझबूझ एवं सृजनात्मक विचार शक्ति तथा तर्क के आधार पर उस समस्या का समाधान ढूंढें। आइए अब बात करते हैं समस्या समाधान विधि की। हर्बर्ट, जॉन डेवी, टॉलमैन तथा थॉर्नडाइक का संबंध इस विधि के सिद्धांतों से विशेष रूप से रहा है। सभी ने समस्या समाधान विधि के बारे में काफ़ी कुछ लिखा है। जॉन डेवी के अनुसार समस्या समाधान विधि के प्रथम चरण में समस्या का अनुमान किया जाता है।
दूसरे चरण में समस्या को परिभाषित किया जाता है। तीसरे चरण में प्रदत्त सामग्री, जिसे हम डाटा कहते हैं, को एकत्रित करने के बाद अनुमान का निर्धारण किया जाता है, जिसे हम हाइपोथेसिस कहते हैं। चतुर्थ चरण में अनुमान का परीक्षण किया जाता है और उससे उपयुक्त पाने पर या पाए जाने पर पांचवें चरण में इसका प्रयोग किया जाता है। अंत में समस्या को पुनः परिभाषित करने के बाद सभी चरणों को दोहराया जाता है। मनोवैज्ञानिक अध्ययनों के आधार पर कुछ व्यवस्थित पदों का निर्माण किया गया है, परंतु जॉन डेवी के जो पद मैंने बताए उन पदों से उसकी समानता है। तो चलिए विस्तार से समस्या समाधान विधि के पदों की चर्चा भी कर लेते हैं। समस्या समाधान विधि का पहला पद है समस्या संबंधी आकुलता, जिसे एंग्जाइटी ऑफ प्रॉब्लम कहते हैं। प्रत्येक विद्यार्थी के मन में कुछ न कुछ नवीन ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता, रुचि और आकुलता तो जन्मजात होती ही है। वह अपने रोजमर्रा के कार्यों में प्रत्येक नई बातों की तरफ आकर्षित होता है और उसे जान लेने की इच्छा रखता है। उदाहरण के लिए, यदि कक्षा में विद्यार्थियों से स्वतः चुने गए विषय पर भाषण देने को कहा जाए तो मुझे लगता है कि प्रत्येक विद्यार्थी भाषण देने का निश्चय कर लेगा। इसे हम आकुलता कहते हैं। इसके विपरीत, यदि शिक्षक विद्यार्थियों को स्वयं किसी भाषण का टॉपिक डिसाइड करे तो संभवतः यह आकुलता कम ही विद्यार्थियों में देखने को मिलेगी। वास्तव में बालकों के समक्ष समस्या रखकर उसे हल करने की आकुलता उनके मन में जगाने का संपूर्ण उत्तरदायित्व तो शिक्षक का होता है। यह आवश्यक नहीं कि प्रत्येक समस्या में प्रत्येक बालक तुरंत रुचि लेने लगे और समस्या समाधान की आकुलता उनके मन में उठे। अतः शिक्षक को चाहिए कि वह समस्याओं को इस प्रकार विद्यार्थियों के समक्ष प्रस्तुत करे कि वे उनमें रुचि लेने लगें तथा उनकी आवश्यकताएं भी महसूस करने लगें। ऐसा होने पर समस्या समाधान ढूंढने की आकुलता उनके मन में स्वाभाविक रूप से आनी शुरू हो जाएगी। उन विद्यार्थियों से जो रुचि नहीं लेते, यदि उनसे पूछा जाए कि क्या तुम्हें बहिर्मुखी व्यक्तित्व पसंद नहीं है, यदि तुम्हें भाषण देने की कला पर अच्छा श्रेणी प्रदान किया जाए, तुम्हें पुरस्कृत किया जाए, तो तुम किस विषय पर भाषण देना चाहोगे। इस प्रकार विद्यार्थियों में समस्या के प्रति रुचि उत्पन्न की जा सकती है। वे इसे हल करने के लिए स्वयं ही आकुल हो जाएंगे। शिक्षकों को चाहिए कि विद्यार्थियों के समक्ष समस्या को घुमा फिरा कर नहीं, बल्कि सरल शब्दों में स्पष्ट ढंग से प्रस्तुत करें। ऐसा करने से विद्यार्थियों की समझ में वह समस्या बैठती है। समस्या प्रस्तुत करते हुए कक्षा के प्रत्येक बालक पर शिक्षक को ध्यान देना चाहिए, अन्यथा ऐसा भी होता है कि कुछ बालकों को समस्या का आभास ही नहीं हो पाता। इसके साथ ही यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि यदि छात्र प्रस्तुत समस्या के प्रति आकुलता नहीं प्रकट करती तो शिक्षक को कभी घबराना नहीं चाहिए, बल्कि समस्या को और स्पष्ट रूप देकर विद्यार्थियों के समक्ष प्रस्तुत करनी चाहिए। और अंतिम बात यह है कि एक समय में अनेक समस्याओं को कक्षा के सम्मुख रखकर विद्यार्थियों का पथ प्रदर्शन इस प्रकार करना चाहिए कि वे एक समस्या का दूसरे से संबंध जोड़ सकें। ऐसा करने से प्राप्त ज्ञान ठोस होता है। समस्या समाधान विधि का दूसरा पद है व्याख्या और परिभाषा का। इस पद में शिक्षक के पथ प्रदर्शन की अत्यंत आवश्यकता पड़ती है। किस प्रकार समस्या की व्याख्या की जाए, किन किन बातों पर विचार किया जाए, इत्यादि बातों का निर्धारण करने में छात्रों की सहायता शिक्षक को करनी चाहिए। जैसे यदि किसी विद्यार्थी ने एक समस्या चुनी कि शेरशाह हुमायूं की अपेक्षा अधिक सफल क्यों रहा, तो उनके लिए यह आवश्यक हो जाएगा कि वे कई बातों की व्याख्या करके उन्हें परिभाषित करें। जैसे एक शासक की सफलता किसे कहते हैं, कौन कौन से क्षेत्र में सफलता का अध्ययन करना है, शासन व्यवस्था की सफलता, सामाजिक सुधारों की सफलता, राजा के प्रजा के साथ संबंध की सफलता, सैन्य प्रबंध की सफलता इत्यादि। इन सभी बातों का ज्ञान एक विद्यार्थी को होना चाहिए। विद्यार्थियों के लिए यह अत्यंत कठिन है
कि बिना शिक्षक के मार्गनिर्देशन के ये सारी बातें समझ सकें। अतः शिक्षक को चाहिए कि स्थान स्थान पर छात्रों को उचित निर्देश देते रहें ताकि वे अनावश्यक समस्या को न ले लें, अन्यथा समस्या से उनकी रुचि ही समाप्त हो जाएगी। मुख्य समस्या को अनेक भागों में विभाजित करने में यदि छात्रों को शिक्षक द्वारा उचित निर्देश नहीं मिला तो निश्चय ही उसका विभाजन अशुद्ध या निरर्थक हो सकता है। इसके साथ ही समस्या को परिभाषित करने के क्रम में छात्रों के पूर्व ज्ञान को भी उत्तेजित करना चाहिए। शिक्षक को ऐसी स्थिति उत्पन्न करनी चाहिए कि छात्र अपने पूर्व ज्ञान का प्रयोग वर्तमान समस्या को परिभाषित करने में करें। समस्या समाधान विधि का तीसरा पद है प्रयोग और अनुसंधान का। समस्या को परिभाषित कर लेने के बाद विद्यार्थी प्रयोग करके हल ढूंढते हैं तथा अनुसंधान करते हैं। शिक्षक उन्हें उत्साहित करता है और वे समस्या के संबंध में प्रदत्त आंकड़े तथा अन्य सामग्रियां व्यवस्थित रूप से एकत्रित करते हैं। प्रदत्त सामग्री को इकट्ठा करने के लिए शिक्षक विद्यार्थी को पथ प्रदर्शित करता है। वे अतिरिक्त पुस्तकें पढ़ते हैं, दूसरे व्यक्तियों से सुझाव लेते हैं, वाद विवाद करते हैं, छोटी मोटी यात्राएं करते हैं, उस समस्या विशेष पर काम करने वाले किसी विशेषज्ञ से मिलते हैं, श्रव्य दृश्य सामग्री से सहायता लेते हैं। समस्याओं के अनुकूल ही प्रदत्त सामग्रियां भी एकत्रित की जाती हैं। यदि शिक्षक ने प्रदत्त सामग्री एकत्रित करने में छात्रों की सहायता नहीं की तो वे आवश्यक, विश्वासी एवं यथार्थ विषय सामग्री एकत्रित करने के स्थान पर अनावश्यक, यथार्थ रहित अर्थात अनुपयोगी प्रदत्त सामग्री एकत्रित कर सकते हैं, क्योंकि समस्या के बारे में उनके पास अल्प ज्ञान ही रहता है। शिक्षक को चाहिए कि वह छात्रों के समक्ष सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव पर प्रदत्त सामग्रियों अर्थात डाटा में अंतर स्पष्ट करे और दोनों के अलग अलग महत्व को भी बतावे। तभी व्यक्ति या विद्यार्थी सही सामग्री एकत्रित कर सकता है। समस्या समाधान विधि का चौथा पद है अनुमान। इस पद में एकत्रित विभिन्न तथ्यों के आधार पर सामूहिक विवेचन किया जाता है। प्रत्येक छात्र को अपने विचार प्रकट करने की पूरी स्वतंत्रता रहती है। अनावश्यक एवं यथार्थ रहित तथ्यों को छोड़ दिया जाता है। वे अलग अलग अपने अपने अनुमान निर्धारित करते हैं, उन पर पुनः सामूहिक वाद विवाद किया जाता है। जब तक पर्याप्त तथ्य एकत्रित नहीं हो जाते उनका मूल्यांकन अच्छे प्रकार से नहीं हो सकता और तब तक कोई भी अनुमान निर्धारित नहीं किया जा सकता। समस्या समाधान के इस पद पर शिक्षक का उत्तरदायित्व और बढ़ जाता है। अंत में शिक्षक ही संपूर्ण वाद विवाद का सार या सारांश प्रस्तुत करता है और तब अनुमान को निर्धारित किया जाता है। यदि कोई विद्यार्थी पुनः उस पर वाद विवाद करना चाहता है तो उसे छूट दी जाती है, उसे अनुमति दी जाती है। अनुमान निर्धारण में प्रत्येक विद्यार्थी का संतुष्ट होना आवश्यक है। समस्या समाधान का पांचवा पद है परीक्षण एवं पुष्टिकरण का। इस पद में निर्धारित अनुमान को सिद्ध करने के लिए उसका परीक्षण किया जाता है। जब तक उसका परीक्षण करके या सिद्ध न कर लिया जाए तब तक उसे सत्य नहीं माना जा सकता। ऐसा अनेक तरह से किया जा सकता है। अनुमान को हम नई स्थिति में प्रयोग करके देख सकते हैं। हम अध्ययन एवं खोज के आधार पर पुनः नवीन प्रदत्त सामग्री या डाटा इकट्ठा करके इसे परख सकते हैं। विद्यार्थियों को निर्धारित अनुमान की सत्यता को वाद विवाद एवं परीक्षणों द्वारा जांचने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। इस प्रकार उनका ज्ञान भी अभिवर्धित होगा और निर्धारित अनुमान की सत्यता भी सिद्ध हो सकती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि समस्या समाधान के लिए उन सभी कारकों का होना प्रायः आवश्यक या अनिवार्य हो जाता है जो सृजनात्मकता के लिए आवश्यक होते हैं, जैसे विचार प्रवाह, समस्या संवेदनशीलता, लचीलापन और मौलिकता। ये सभी बातें उन विधियों के पदों से ही निकल कर आएंगी जो मैंने अभी आपको बताई। अंत में हम चर्चा कर लेते हैं सफल समाधानकर्ता के विशेषताओं की। एक सफल समाधानकर्ता की कुछ विशेषताएं होनी चाहिए। पहली विशेषता है एक सफल समाधानकर्ता इधर उधर कम भटकता है। वह समस्या के समाधान के लिए निर्णायक व्यूहों की रचना करने में सक्षम होता है।
दूसरी विशेषता है वह समस्या के प्रति अधिक ध्यान और संवेदनशीलता प्रदर्शित करता है। उसका मूल उद्देश्य मौलिक समस्या के समाधान की तरफ रहता है। उससे संबंधित अनावश्यक तत्वों की ओर वह ध्यान नहीं देता। वह अपनी तरफ से समस्या समाधान के तरीकों की रचना करता है, दूसरे द्वारा बताए गए तरीकों का वह अनुसरण नहीं करता। चौथी विशेषता है अच्छे समाधानकर्ता के विचारों में लचीलापन होता है। वर्तमान समस्या को हल करने के लिए वह पूर्व समस्या समाधान के तरीकों का इस्तेमाल भी करता है, लेकिन परंपरागत एवं बिना सोचे समझे ढंग से नहीं। पांचवी विशेषता है वह समस्या के सभी संभावित समाधान का विश्लेषण करता है और तब तक निर्णय नहीं लेता जब तक कि उसे तत्संबंधित पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिल जाता। छठी विशेषता यह है कि उसमें आत्मविश्वास की भावना अधिक रहती है और जटिलताओं से घबराता नहीं है। सभी प्रकार की बाधाओं को सहन करने की क्षमता उसमें विद्यमान रहती है। सातवीं विशेषता यह है कि समस्या की तरफ उसका उपागम ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि वह समस्या को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखता है। तो यह था प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड से संबंधित कुछ जानकारी। अगले वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ पुनः उपस्थित होंगे। धन्यवाद।